जय हिंद। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी और समझा था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती क्या हैं। हमने पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में और हमने बात की थी एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। एंडोजेनिक प्रोसेसेस होती क्या हैं? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो प्रोसेसेस जो कि अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस, वो प्रोसेसेस जो कि अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द अर्थ, उन प्रोसेसेस को बुलाया जाता है एंडोजेनिक प्रोसेसेस। सवाल ये आता है कि ये जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं इनके पीछे मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? एंडोजेनिक प्रोसेसेस के पीछे मेन फोर्स के तौर पे काम करती है वो एनर्जी जो कि इमर्ज होती है फ्रॉम विद इन द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी इमर्ज होती है वो एनर्जी ऑपरेट करती है एज द मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एक सवाल ये भी आता है कि अर्थ के इंटीरियर से ये जो एनर्जी इमर्ज होती है ये जनरेट किस तरीके से होती है? अर्थ के इंटीरियर से ये जो एनर्जी इमर्ज होती है ये जनरेट होती है एक तो बाय रेडियो एक्टिविटी। अर्थ के इंटीरियर में खूब सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी विद इन द अर्थ। दूसरा, ये एनर्जी जनरेट होती है बाय रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन की वजह से भी एनर्जी जनरेट होती है विद इन द अर्थ। और तीसरा, ये एनर्जी जनरेट होती है बाय प्रीमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ के ओरिजिन के टाइम पे जो हीट रह गई थी, बच गई थी, वो प्रीमोर्डियल हीट भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी विद इन द अर्थ। बेहद सिंपल सी दो चीजें हैं। एक तो ये जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं इनके पीछे मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? इन एंडोजेनिक प्रोसेसेस के पीछे मेन फोर्स के तौर पे काम करती है वो एनर्जी जो कि इमर्ज होती है फ्रॉम विद इन द अर्थ। और ये जो एनर्जी विद इन द अर्थ इमर्ज हो रही है ये जनरेट किस तरीके से होती है? एक तो ये जनरेट होती है बाय रेडियो एक्टिविटी, दूसरा ये जनरेट होती है बाय रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, और तीसरा ये एनर्जी जनरेट होती है बाय प्रीमोर्डियल हीट। लेकिन हमें ये भी पता है कि अर्थ के इंटीरियर में जियोथर्मल ग्रेडियंट्स देखने को मिलते हैं। अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हमें यह भी पता है कि अर्थ के इंटीरियर में हीट फ्लो में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अर्थ के इंटीरियर में जियोथर्मल ग्रेडियंट्स देखने को मिलते हैं, हीट फ्लो में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनका अर्थ के इंटीरियर में ऑपरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये पूरे के पूरे अर्थ के इंटीरियर में यूनिफॉर्मली एक्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में यूनिफॉर्मली एक्ट नहीं करते हैं तो इनका जो इंपैक्ट होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर वो भी अनइवन होता है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, और इस वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर अनइवननेस देखने को मिलती है। बेहद सिंपल है समझना। इमेजिन करो कि अर्थ के इंटीरियर में कोई भी जियोथर्मल ग्रेडियंट नहीं होता, कोई भी हीट फ्लो का वेरिएशन नहीं होता, और जितनी भी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो पूरे के पूरे अर्थ के इंटीरियर में यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहे होते। तो इन एंडोजेनिक फोर्सेस का जो इंपैक्ट अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता वो भी यूनिफॉर्म देखने को मिलता, और अर्थ का सरफेस जो होता है वो इवन होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में? सिचुएशन क्या है कि अर्थ के इंटीरियर में जियोथर्मल ग्रेडियंट्स देखने को मिलते हैं, अर्थ के इंटीरियर में हीट फ्लो के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से, इन हीट फ्लो के वेरिएशंस की वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस का जो ऑपरेशन है अर्थ के इंटीरियर में वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। और क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस यूनिफॉर्मली एक्ट नहीं कर रहे होते हैं तो उनका जो इंपैक्ट होता है अर्थ के सरफेस पे वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर अनइवननेस देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा,
ये जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, इनके एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल है डायस्ट्रॉफिज्म, दूसरा एग्जाम्पल है वॉल्केनिज्म। ये डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, ये वॉल्केनिज्म क्या होता है, इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायस्ट्रॉफिज्म के बारे में। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल। जितनी भी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से अर्थ क्रस्ट या अर्थ की क्रस्ट का कोई पोर्शन मूव करता है, एलिवेट करता है या बिल्डअप करता है, उन सभी प्रोसेसेस को इंक्लूड किया जाता है इस टर्म डायस्ट्रॉफिज्म में। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब क्या है, बहुत सिंपल। ऑल द प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। बहुत सिंपल, आपको होपफुली समझ में आया होगा। जितनी भी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ये जो अर्थ की क्रस्ट है इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है, इसमें एलिवेशन देखने को मिलता है या इसमें बिल्डअप देखने को मिलता है, उन सभी प्रोसेसेस को इंक्लूड किया जाता है अंडर द टर्म डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो डायस्ट्रॉफिज्म है, ये जो अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट या एलिवेशन या बिल्डअप देखने को मिलता है, इसके पीछे प्राइमरीली दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म के पीछे प्राइमरीली दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, एक कौन से होते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, और दूसरे होते हैं कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस। अब ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं और कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत सिंपल। कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस का मतलब सडन फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो कि एकदम सडनली लगते हैं, उनको बुलाया जाता है कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस। अब कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक सडनली आता है, एकदम से आता है। कैटेस्ट्रॉफिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थक्वेक के पीछे। या वॉल्केनोज, वॉल्केनोज भी सडनली आते हैं, एकदम से आते हैं। सडन फोर्स, कैटेस्ट्रॉफिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थक्वेक के पीछे, वॉल्केनो के पीछे। तो कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं, सडन फोर्सेस। दूसरी तरफ अगर बात करें डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की, तो ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं ये स्लो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस होते हैं। बेसिकली स्लो ऑपरेशन ऑफ फोर्सेस देखने को मिलता है इन डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में। एकदम से सडनली जो फोर्सेस अकर होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, उनको हम बुलाते हैं कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस। इन कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। और जो फोर्सेस स्लोली ऑपरेट करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। क्या बुलाया जाता है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बुलाया जाता है। और ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं इनके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं एपायरोजेनेटिक मूवमेंट, एक कौन सा होता है, एक होता है एपायरोजेनेटिक मूवमेंट, और दूसरे होते हैं ओरोजेनेटिक मूवमेंट। दूसरे कौन से होते हैं, ओरोजेनेटिक मूवमेंट। एपायरोजेनेटिक मूवमेंट को एपायरोजेनिक मूवमेंट भी बुलाया जाता है और ओरोजेनेटिक मूवमेंट को ओरोजेनिक मूवमेंट भी बुलाया जाता है। सवाल ये आता है कि ये एपायरोजेनेटिक मूवमेंट और ओरोजेनेटिक मूवमेंट होता क्या है, बहुत सिंपल। एपायरोजेनेटिक में ये जो टर्म है एपायरो, इस एपायरो का लिटरल मीनिंग होता है कॉन्टिनेंट। एपायरो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कॉन्टिनेंट। ये जो एपायरोजेनेटिक मूवमेंट है इसका सीधा सा मतलब क्या है, देयर इज वर्टिकल मूवमेंट। और वर्टिकल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट या फिर सबसिडेंस ऑफ द अर्थ। अपलिफ्ट या फिर सबसिडेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या तो अर्थ का सरफेस अपलिफ्ट हो रहा है या अर्थ का सरफेस सबसाइड कर रहा है। और ये जो वर्टिकल मूवमेंट है, ये जो अपलिफ्ट या सबसिडेंस ऑफ द अर्थ देखने को मिलता है, इस मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है एपायरोजेनेटिक मूवमेंट। एपायरो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कॉन्टिनेंट। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एपायरोजेनेटिक मूवमेंट है ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट है।
अगर एक कोई हिस्सा है अर्थ के सरफेस का वो अपलिफ्ट हो रहा है तो कॉन्टिनेंट बन रही है, या अगर सबसाइड हो रहा है तो भी समवेयर कॉन्टिनेंट में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये जो एपायरोजेनेटिक मूवमेंट है ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट है। और दूसरे होते हैं ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोजेनेटिक में ये जो टर्म है ओरो, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग होता है माउंटेन। ओरो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, माउंटेन। और ये जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है। एपायरोजेनेटिक में जो मूवमेंट है वो वर्टिकल है, या तो अर्थ अपलिफ्ट हो रही है या सबसाइड कर रही है। लेकिन ओरोजेनेटिक मूवमेंट में जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, या तो फोर्स इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है या जो फोर्स है वो इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है। ये जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है, ये ओरोजेनेटिक मूवमेंट बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट है। ये जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है, ये माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट है। और माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट क्यों है, बिकॉज ये जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है ये दो तरीके से फंक्शन कर सकता है। एक तो टेंशनल फोर्स हो सकता है, एक कौन सा हो सकता है, एक तो टेंशनल फोर्स हो सकता है। टेंशनल फोर्स मतलब कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है लेकिन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा फॉल्ट। और जब फॉल्ट्स बड़े हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। और दूसरा ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इसका कंपोनेंट क्या हो सकता है, इसका कंपोनेंट हो सकता है कंप्रेशनल फोर्स। क्या हो सकता है, कंप्रेशनल फोर्स। मतलब जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है और बीच में जो मटेरियल है वो कंप्रेस हो रहा है। और जब कंप्रेशनल फोर्स देखने को मिलेगा तो फिर क्या देखने को मिलेंगे, तो फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर फोल्डिंग देखने को मिलेगी, या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर रैपिंग देखने को मिलेगी। और फोल्डिंग और रैपिंग की वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े होते हैं बड़े बड़े फोल्ड माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हिमालयाज हैं, एक तरफ से यूरोप वाली प्लेट थी और दूसरी तरफ से इंडिया वाली प्लेट आ रही थी, और बीच में टेथिस सी था। ये जो टेथिस सी के सेडिमेंट्स हुआ करते थे इस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से अपलिफ्ट हो गए और लंबे चौड़े हिमालयाज खड़े हो गए आज की डेट में। बहुत सिंपल सी बातचीत है, आपको समझ में आना चाहिए। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, जितनी भी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से अर्थ क्रस्ट के किसी पोर्शन में मूवमेंट देखने को मिलता है, या एलिवेशन देखने को मिलता है, या बिल्डअप देखने को मिलता है, उन सभी प्रोसेसेस को इंक्लूड किया जाता है इस टर्म डायस्ट्रॉफिज्म में। ये जो डायस्ट्रॉफिज्म है इसके लिए प्राइमरीली दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस, बेसिकली सडन फोर्सेस, और दूसरे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, बेसिकली स्लो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक एपायरोजेनेटिक मूवमेंट और दूसरा ओरोजेनेटिक मूवमेंट। एपायरो का लिटरल मीनिंग कॉन्टिनेंट, एपायरोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब वर्टिकल मूवमेंट, मतलब अपलिफ्ट और सब्सिडेंस ऑफ अर्थ। ये जो एपायरोजेनेटिक मूवमेंट होता है ये बेसिकली कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट होता है। और दूसरा ओरोजेनेटिक मूवमेंट, ओरो का मतलब माउंटेन, ओरोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट होता है ये बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट होता है। ओरोजेनेटिक मूवमेंट जो है इसमें भी दो तरीके से फोर्सेस ऑपरेट कर सकते हैं। एक टेंशनल फोर्स हो सकता है, टेंशनल फोर्स अगर लगेगा तो फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे, और दूसरा कंप्रेशनल फोर्स हो सकता है, और अगर कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो फोल्डिंग देखने को मिलेगी या रैपिंग देखने को मिलेगी। और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। All the processes that move, elevate or build up portions of the earth crust come under diastrophism. They include orogenic processes. ये जो orogenic processes होती हैं they involve mountain building through severe folding and affecting long and narrow belts of the earth crust. दूसरा apyrogenic processes involving uplift or wrapping of large part of the earth crust. तीसरा जब फोर्सेस कैटास्ट्रॉफिक होते हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जब क्रिस्टल प्लेट्स में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी देखने को मिलती है। ये जो ओरोजेनी की प्रोसेस है, ये जो माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस है, इसमें क्रस्ट के ऊपर फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो एपायरोजेनी की प्रोसेस है इसमें सिंपल डिफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। ये जो ओरोजेनी होती है ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है,
और ये जो एपायरोजेनी होती है ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस है। इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने डायग्राम में पढ़ा है, बातचीत की है। ये जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, इन प्रोसेसेस की वजह से प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन चेंजेस की वजह से रॉक्स में मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है, रॉक्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेसिक बातचीत है, डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं, एपायरोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है और ओरोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है, उस सबको बेहतर ये रहेगा कि आप इस डायग्राम से समझो रादर देन टेक्स्ट से। ये डायग्राम को ढंग से देखो, चीजों को समझो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। वॉल्केनिज्म में होता क्या है, जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करता है, और ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये या तो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके कूल डाउन हो जाता है या अर्थ के इंटीरियर में ही कूल डाउन हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये कहां पे कूल डाउन हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स फॉर्म हुए या एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स फॉर्म हुए। वॉल्केनिज्म के बारे में ऑलरेडी इन डिटेल हमने पढ़ा हुआ है, बातचीत की हुई है, होपफुली आपको याद होगा। अच्छा, ये बात हो गई एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। फिर इसके बाद बात आती है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। सवाल फिर से वही है कि ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं इनका मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो वो प्रोसेसेस जो कि अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस, वो प्रोसेसेस जो कि अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑपरेटिंग आउटसाइड द अर्थ सरफेस, उन प्रोसेसेस को बुलाया जाता है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं इनको एनर्जी कहां से मिलती है, इनके पीछे मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सी एनर्जी है, इनको एनर्जी मिलती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के पास में जितनी भी एनर्जी है वो प्राइमरीली कहां से आती है, वो प्राइमरीली सन से आती है। तो ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं ये अपनी एनर्जी ड्राइव करती हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, प्लस जो टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से ग्रेडियंट्स क्रिएट होते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उन डिफरेंसेस की वजह से भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस अकर होती हैं। किस तरीके से डिफरेंसेस अकर होते हैं उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं इनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। सन एटमॉस्फेयर को एनर्जी देता है वेरियस फॉर्म्स में, और यही जो एनर्जी है ये ड्राइविंग फोर्स है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का। और दूसरा, टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से जो भी ग्रेडियंट्स, जो भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से ग्रेडियंट्स, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए, तो सवाल आता है कि ये जो ग्रेडियंट्स हैं, ये जो स्लोप्स हैं, ये किस तरीके से क्रिएट होते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्लोप्स के लिए, ग्रेडियंट्स के लिए, डिफरेंसेस के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें पता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सभी अर्थ के मटेरियल्स के ऊपर लगता है और सभी अर्थ के मटेरियल्स को नीचे की तरफ खींचता है। अब सोच के देखो, कोई एलिवेशन है, उस एलिवेशन में कुछ पार्टिकल्स के टूटने की शुरुआत हुई, ब्रेकडाउन की शुरुआत हुई। ये जो पार्टिकल्स टूट रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट ऑफ द अर्थ मटेरियल्स। दूसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बुलाया जाता है, स्ट्रेस बुलाया जाता है। और स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से है,
कोई सॉलिड मटेरियल है, मान लेते हैं ये कोई रॉक है, सॉलिड रॉक है, और इस रॉक में जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें टेम्परेचर चेंजेस की वजह से या प्रेसिपिटेशन चेंजेस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से पुश या फिर पुल देखने को मिल रहा है। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कॉन्स्टेंटली ऐसा होता रहेगा तो ये जो रॉक पार्टिकल है इसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेस क्रिएट होगा। और अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस रॉक में स्ट्रेस क्रिएट होता रहेगा तो ये रॉक डिफॉर्म होगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा? बट ऑब्वियसली बात है कि ये जो रॉक है इसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और ये जो स्ट्रेस होती है ये सॉलिड में प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ पार्टिकल्स। और अगर किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर ये स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली लगता रहे तो वो जो मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल्स आर shear स्ट्रेसेस। ये जो फोर्सेस अर्थ के मटेरियल्स के अलोंग लगते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको shear स्ट्रेसेस बुलाया जाता है, उनको सेपरेटिंग फोर्सेस बुलाया जाता है। बेसिकली अगर कोई फोर्स कॉन्स्टेंटली अलोंग द फेस ऑफ अर्थ मटेरियल लग रहा है, जैसे इस रॉक में कॉन्स्टेंटली इन पार्टिकल्स के बीच में पुल देखने को मिल रहा था, तो अल्टीमेटली ये जो रॉक है इसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये जो डिफॉर्मेशन देखने को मिला इसी को क्या बुला रहे हैं हम? इसी को हम बुला रहे हैं shear स्ट्रेस। इसी को क्या बुला रहे हैं? इसी को हम बुला रहे हैं सेपरेटिंग फोर्स। क्या बुला रहे हैं? सेपरेटिंग फोर्स बुला रहे हैं। तो ये जो shear स्ट्रेसेस होते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ये अल्टीमेटली स्लिपेज में रिजल्ट करते हैं। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा बहुत एंगल पे डिस्प्लेस होंगे और फिर अल्टीमेटली ये जो रॉक है इसमें स्लिपेज देखने को मिलेगा। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑल द अर्थ मटेरियल्स। दूसरा स्ट्रेस, और तीसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस। मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्रेकडाउन, फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स। अब सपोज करो टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, या क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिल रहा है कॉन्स्टेंटली, या मेल्टिंग देखने को मिल रही है किसी भी मटेरियल में कॉन्स्टेंटली। कोई मटेरियल है, कोई रॉक है, कोई दूसरा मटेरियल है, उसमें हर रोज टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या उसमें हर रोज क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिल रहा है, उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो ब्रेकडाउन हो रहे हैं, या मेल्टिंग वगैरह देखने को मिल रही है, तो उस मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्रिएट होगा या नहीं होगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्रिएट होगा। और अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली इस मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी वजह से जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द ग्रेन्स वो लूज हो जाते हैं। कभी कभी सॉल्युबल मिनरल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी मटेरियल्स जो हैं वो और ज्यादा सीमेंट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो मटेरियल है उसमें स्ट्रेस कैसा जनरेट हो रहा है और उस स्ट्रेस का इंपैक्ट अल्टीमेटली उस मटेरियल के ऊपर क्या होने वाला है। तो दो तीन चीजें हैं जब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। तो एक बात तो ये कि ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं इनके लिए मेन फोर्स है द एनर्जी विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लेकिन दूसरा कंपोनेंट भी है, टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से जो ग्रेडियंट्स, जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए। अब ग्रेडियंट्स की, डिफरेंसेस की अगर बात करें तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नेचुरली फंक्शन कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ के ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स सभी अर्थ के मटेरियल्स को डाउनवर्ड साइड में खींचने का काम करता है। दूसरा स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है इट इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। कोई सॉलिड मटेरियल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली या तो पुश हो रहे हैं या पुल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस क्रिएट होगा, और अगर स्ट्रेस क्रिएट होगा तो उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रेस है ये सिर्फ ग्रेविटेशनल स्ट्रेस ही नहीं होगा, हो सकता है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस हो, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, या फिर प्रेसिपिटेशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। किन्हीं भी चेंजेस की वजह से, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से
अगर किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है तो भी अल्टीमेटली डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या फिर तो भी अल्टीमेटली हो सकता है कि वो जो मटेरियल है वो और ज्यादा सीमेंट हो जाए। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दो सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जो कि इन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करती हैं।